हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास। बच्चन सिंह जी, इनका नाम तो सुना ही होगा आपने। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने तो लिखा था, उसके बाद तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा, फिर राम स्वरूप चतुर्वेदी ने लिखा, फिर नगेंद्र ने लिखा, विश्वनाथ त्रिपाठी जी ने लिखा, फिर बच्चन सिंह ने लिखा। साहित्य का इतिहास कैसे लिखा जाता है और कैसे समझा जाता है, तो आचार्य शुक्ल ने जब 1929 में वो उपन्यास आया, उनका पहला इतिहास आता है, तो बच्चन सिंह कहते हैं कि उसके बाद तो दुनिया बहुत बदल गई, समाज बदल गया, परिस्थितियाँ बदल गई, तो क्यों ना हम इस पर कुछ आगे बढ़ें और इतिहास के कुछ आगे के अंशों पर विचार करें। तो बच्चन सिंह जी की ये किताब सबसे पहले 1996 में छपी थी, फिर 97 में वापस फिर छपती है, फिर 2000 में, 2005, 6 और 20, 295 रुपये मात्र इसकी प्राइस है, और राधा कृष्ण प्रकाशन नई दिल्ली ने इसको छापा है। तो जिस किताब को इतनी बार छापा गया हो और जिसमें बच्चन सिंह जी, जो हमारे बीच इस दुनिया में नहीं रहे हैं, वह इसमें तो कहते हैं कि मैंने उस शुक्ल जी के उस दृष्टिकोण से थोड़ा आगे बढ़ करके किस प्रकार से जो कुछ परिवर्तन आए हैं या कुछ परिवर्तन घटित हुए हैं उन पर मैंने विचार किया है, और इस लिहाज से ये किताब हिंदी साहित्य के हर उस पाठक को पढ़नी चाहिए जो हिंदी साहित्य के बारे में जानना चाहता है। सच में कोई परीक्षा पास करना चाहता है, नेट की है या अपना एग्ज़ाम पास करना चाहता है और हिंदी साहित्य के इतिहास को समझना चाहता है, क्योंकि आचार्य शुक्ल ने जिस प्रकार से इतिहास को परिभाषित किया है वो 1929 का समय था, और उसके बाद देश आज़ाद हुआ, बहुत सारी चीज़ें बदली, हमारा समाज अब वो समाज नहीं रहा जो पहले था। तो परिवर्तन घटित होने के बाद लोगों का मनोविज्ञान दृष्टिकोण से बदलता है। तो ऐसे में हम फिर कविता, कहानी, उपन्यास को कैसे समझते हैं, उसको परिभाषित कैसे करते हैं, इस लिहाज से ये किताब हर पाठक के लिए मुझे लगता है ज़रूरी है। तो ज़रूर आप हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास पढ़िए, और अगर आपको कोई एग्ज़ाम पास करना है, परीक्षा पास करनी है उसके लिए, और ख़ास तौर से एक हिंदी साहित्य की समझ बनाने के लिए, क्योंकि हमारे बच्चे क्या पढ़ते तो बहुत है लेकिन उनको पता नहीं चलता कि क्या पढ़ रहे, सिर्फ रटते हैं और वापस ख़त्म हो जाता है। उनके पास साहित्य की एक समझ, अपनी खुद की भाषा डेवलप नहीं हो पाती है। तो जब तक हमारी साहित्य की खुद की समझ विकसित नहीं हो पाएगी, हमें किस कविता को, किस कहानी को कैसे समझना है, कैसे आचार्य शुक्ल के साथ सहमति असहमति प्रकट करनी है, आलोचना की शुक्ल जी की धारा अलग है और फिर बाद में हजारी प्रसाद द्विवेदी की धारा अलग है, तो उन धाराओं के बीच किस प्रकार का विभाजन है उसको समझना है ना। तो एक साहित्य समझने वाले को उसके पास उसकी भाषा होनी चाहिए, उसकी अपनी दृष्टि होनी चाहिए, उसके पास बोध होना चाहिए, तो वो तभी विकसित होगा जब हम साहित्य को गहराई से समझेंगे। हम सिर्फ परीक्षा के लिए कविता पढ़ ली, नदी गति पढ़ ली और निकल गए, फिर हमने कफन कहानी पढ़ ली, हमें पता नहीं कफन कहानी में क्या, लेकिन पढ़ ली बस, हमने शुक्ल जी के इतिहास को रट लिया बस, आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल, हमें पता ही नहीं कि आधुनिक काल क्या है, कब से शुरू होता है, आचार्य शुक्ल उसको गद्यकाल क्यों कहते हैं। तो एक समझ बनाने के लिए, एक दृष्टिकोण विकसित करने के लिए हमें निरंतर अभ्यास भी करना होता है। तो मुझे लगता है कि किताब हर पाठक के लिए ज़रूरी है। आचार्य शुक्ल का इतिहास तो पढ़ना ही है, लेकिन उसके बाद उसको कैसे और सिंपल वे में हम समझ सकते हैं, आधुनिक कविता को, आधुनिक विधाओं को, उसके लिए हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास हर पाठक को ज़रूर पढ़ना चाहिए। और ये सस्ते में बाज़ार में उपलब्ध है और बहुत सारी चीज़ें इंटरनेट पर उपलब्ध है। तो आपको कोई भी एग्ज़ाम क्रैक करना होगा, हिंदी का पेपर होगा, तो आपको बहुत आसानी होगी इस किताब को पढ़ने के बाद, ऐसा मेरा यकीन है। क्योंकि नगेंद्र ने भी हिंदी साहित्य का मोटा इतिहास लिखा है, बहुत मोटी किताब है, वो भी अच्छी किताब है, लेकिन अगर थोड़ा सा गंभीरता से आपको और समझना है, क्योंकि वो किताब आई थी उनकी 1965 के आसपास आई थी शायद, नगेंद्र वाली, लेकिन ये 1996 में आई थी। तो उसके बाद वो किस तरह से लिखते हैं, उसको भी, इस किताब को आए हुए 25 साल हो गए कम से कम, है ना। तो फिर कोई नया इतिहास लिखेगा, बहुत सारे इतिहासकार है साहित्य के। तो एक बार इसको पढ़िए और अपनी समझ को डेवलप कीजिए, और शुभकामनाएं हमारी, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।